नमस्कार, स्वागत है आपका एकलव्य अकादमी टूडला में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए गुप्त काल का सेकंड पार्ट। ठीक, जैसे कि 15-16 तारीख का पेपर है, एग्ज़ाम सेंटर आ चुके हैं, उसके लिए हम आपके लिए जो गुप्त काल का सीरीज लेके आए हैं। अभी हम आपके लिए संविधान और ज्योग्राफी की भी सीरीज डालेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज होंगी। आप उनको एक बार पढ़ें और देखें। इसके बाद हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट के बाद पुलिस के लिए एक नया पुलिस के लिए बैच चलाएंगे और एक जीएस का आरओ का स्पेशल बैच चलाएंगे। ठीक, तो उसको देखते हुए भी हम अपनी वीडियो लेके आएंगे। तो अभी हम बात करते हैं गुप्त काल के बारे में। तो गुप्त काल का हम एक भाग आपको पहुंचा चुके हैं और उसमें हम गुप्त काल के प्रशासनिक, सामाजिक और इसके बारे में हम समझा चुके हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो आप अपनी वीडियो जाकर उसको देखें। उसका जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और जो प्लेलिस्ट हमने बना दी है चैनल की, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर जितनी भी वीडियो टोटल डाल चुके हैं हम अब तक, वो आप अपना देख सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं गुप्त काल के शासकों के बारे में। तो गुप्त काल के शासकों का क्रम क्या है, तो पहले क्रम के बारे में चर्चा करते हैं। गुप्त काल में के जो संस्थापक रहे हैं वो श्री गुप्त रहे हैं। गुप्त काल के संस्थापक कौन रहे हैं? श्री गुप्त इसके संस्थापक रहे हैं। श्री गुप्त के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम इस गुप्त काल के वास्तविक संस्थापक रहे हैं। ये संस्थापक रहे हैं और ये चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक रहे हैं। ये हमने आपको पहले भी समझाया है। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम से ही गुप्त संवत की शुरुआत होती है। जब से वो राजा बने तब से गुप्त संवत की शुरुआत होती है। तो चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईसा पूर्व से 335 ईसा पूर्व तक इनका शासन काल रहा है। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त इनके पुत्र थे। एक मतलब कई जगह ये लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त की उपाधि कहाँ थी। समुद्रगुप्त की उपाधि कहाँ थी, तो कई जगह ये लेख मिलता है कि समुद्रगुप्त के चंद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, कांच और समुद्रगुप्त। लेकिन ये समुद्रगुप्त की उपाधि पर इतिहासकार इसको सहमत होते हैं, क्योंकि कांच का अंकन उसके सिक्कों पर भी मिला है। तो समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, एक रामगुप्त और एक चंद्रगुप्त। रामगुप्त बड़ा पुत्र था, चंद्रगुप्त द्वितीय छोटा पुत्र था। रामगुप्त जब राजा बना तो रामगुप्त अयोग्य शासक था और वो इस तरीके से भोग विलासी प्रवृत्ति का राजा था कि उसने अपनी पत्नी को हार कर शकों को देना स्वीकार कर लिया। यानी जो इसकी पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी, रामगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? इसकी पत्नी का नाम था ध्रुव स्वामिनी। तो ध्रुव स्वामिनी को शकों को हारने के बाद, शकों से हारने के बाद अपनी पत्नी शकों को देना स्वीकार कर लिया। तब चंद्रगुप्त द्वितीय ने उन शकों को पराजित किया और ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 से 414 ईस्वी तक रहा है। 375 से 414 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम राजा बना 415 से 455। स्कंदगुप्त राजा बना कुमारगुप्त प्रथम के बाद। स्कंदगुप्त से प्रश्न पूछा जाता है कि हूणों का आक्रमण सबसे पहले किस राजा के समय हुआ? तो हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासन काल में हुआ, स्कंदगुप्त के सामने हुआ। स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था। तो स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 से 467 ईस्वी तक। इसके बाद पुष्यगुप्त राजा बने 467 से 68 तक। फिर नरसिंह गुप्त राजा बने 468 से 473 तक। इसके बाद कुमारगुप्त द्वितीय 473 से 477 ये राजा बने। इसके बाद बुद्धगुप्त 477 से 495 राजा बने। वैश्यगुप्त 495 से 510 ईस्वी तक
ये राजा बने। इसके बाद भानुगुप्त 510 से 544 ईस्वी तक राजा बने। कुमारगुप्त तृतीय 544 से 548 ईस्वी ये राजा बने। तो भानुगुप्त के बारे में आप जानते हो, पहले में हमने समझाया था कि एरड़ अभिलेख भारत में सती प्रथा का पहला साक्ष्य कहां से मिला है। तो भारत में सती प्रथा का पहला साक्ष्य भानुगुप्त के जो अभिलेख है एरड़ अभिलेख से मिला है। ठीक, तो भानुगुप्त का तो हम याद करेंगे एरड़ अभिलेख से। भानुगुप्त के बाद कुमारगुप्त तृतीय राजा बने 544 से 548। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुप्त काल का अंतिम शासक कौन था। तो गुप्त काल का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त काल का अंतिम शासक कौन था? शासक विष्णुगुप्त था। तो गुप्त काल का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये राजाओं का क्रम था। यूपी SSC पेट को अगर हम देखें तो दो ही राजाओं के बारे में हमें पढ़ना है, एक तो समुद्रगुप्त और दूसरे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के उपनाम क्या क्या थे? तो समुद्रगुप्त के उपनाम थे भारत का नेपोलियन। और भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है कि इसने 24 लड़ाइयां लड़ी, 12 उत्तर भारत में, 12 दक्षिण भारत में, और सभी की सभी लड़ाइयां जीती। समुद्रगुप्त एक भी लड़ाई अपनी नहीं हारा। और इसलिए V.A. स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा है। V.A. स्मिथ ने क्या कहा है? भारत का नेपोलियन कहा है। इसका जो उपनाम है वो कविराज। उपनाम क्या है? कविराज इसका उपनाम है। और जो कविराज उपनाम है ये इसलिए पड़ा क्योंकि इसके सिक्कों पर वीणा का अंकन मिलता है, वीणा वादन का अंकन मिलता है। तो वीणा का अंकन मिलने की वजह से इसका नाम कविराज पड़ा। इसका उपनाम दूसरा, इसे 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। इसको विक्रमांक की उपाधि दी गई है। और लिच्छवी का दौहित्र, लिच्छवी का देवता इसको कहा जाता है। दौहित्र मतलब लिच्छवी वंश के नाना नानी होने की वजह से इसको लिच्छवी का दौहित्र कहा जाता है। तो ये इसके इतने उपनाम हैं। अब हम बात करते हैं कि समुद्रगुप्त का सबसे ज्यादा इतिहास में नाम प्रश्न बनता है प्रयाग प्रशस्ति को लेकर। तो समुद्रगुप्त की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। कहां से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति। तो पहला प्रश्न आता है कि प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसके बाद अगर हम बात करें कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की। प्रयाग प्रशस्ति रचना किसने की? हरिसेन ने की। प्रयाग प्रशस्ति जो लिखी गई उसकी शैली चंपू शैली थी। कौन सी शैली थी? चंपू शैली थी। चंपू शैली का मतलब होता है कि गद्य में भी लिखा होना और पद्य में भी लिखा होना, काव्य के रूप में भी लिखा होना और गद्यांश के रूप में भी लिखा होना, यह चंपू शैली है। तो चंपू शैली प्रयाग प्रशस्ति किस शैली में मिली है? तो चंपू शैली में मिली है। प्रयाग प्रशस्ति की जो भाषा रही है वो संस्कृत रही है, क्योंकि जो हरिसेन, समुद्रगुप्त के दरबार में जो हरिसेन विद्वान थे वो संस्कृत भाषा के ही विद्वान थे। जो पत्थर पर उत्कीर्ण किया गया यानी लिखा गया वो उत्कीर्णन किया था तिलवट्ट ने। तो प्रयाग प्रशस्ति अपने हाथों से उस पर जो अंकन का उत्कीर्णन किया था वो किसने किया था? तिलवट्ट ने किया था। तो प्रयाग प्रशस्ति कैसी है, उसका चित्र क्या है, तो उस इमेज को आप यहां देख लो। इमेज प्रयाग प्रशस्ति की इस प्रकार से एक पिलर है। उस पिलर का जो शीर्ष है उस पर पशु का चित्र बना हुआ है। उसके नीचे चित्र बनाया अधोमुखी कमल, कमल का चित्र बनाया है। उसके बाद 6 लाइनें अशोक के बारे में लिखी गई। 6 लाइनें किसके बारे में लिखी गई हैं? अशोक के बारे में लिखी गई हैं। उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है, विजयों का वर्णन किया गया है समुद्रगुप्त की। प्रयाग प्रशस्ति प्रशंसा करना, तो समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है इन लाइनों में। इसके बाद बीरबल का लेख अकबर के बारे में लिखा गया, बीरबल ने लिखा है यहाँ पे आगे चलकर। और जहांगीर का भी लेख इसी प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है।
तो ये प्रयाग प्रशस्ति का चित्र है। इसके बाद अभी भी जगह उसमें खाली है। तो ये समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी थी थोड़ी सी। अभी हम इसके बारे में और बताएंगे, इसकी नीतियों के बारे में बताएंगे। अभी तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब आप आगे देखते हैं। इसमें है कि अब समुद्रगुप्त के बारे में कुछ पॉइंट और है कि समुद्रगुप्त की युद्ध को लेकर नीतियां क्या थी। तो समुद्रगुप्त ने युद्ध में 3 नीतियां अपनाई थी। युद्ध में 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। तो युद्ध तो एक भी हारा ही नहीं अपने, इसलिए इसको नेपोलियन कहा गया। 12 दक्षिण के राजा हराए और 12 उत्तर के राजा हराए इसने। तो जब 12 दक्षिण के 12 उत्तर के राजा हराए तो उन राजाओं के खिलाफ उसकी कैसी नीति रही है। तो युद्ध की उसकी 3 नीतियां रही है। देखते हैं। पहली नीति है ग्रहण। ग्रहण नीति का मतलब था उसका शत्रु पर अधिकार। तो वो शत्रु पर अधिकार करता था तो उसे ग्रहण नीति कहते थे। उसके बाद मोक्ष, शत्रु को मुक्त, यानी शत्रु को मुक्त कर देना, मतलब हरा कर छोड़ देना, फ्री कर देना, वो मोक्ष कहलाता था। मतलब वो उसकी मोक्ष नीति के अंतर्गत था। राज्य लौटाकर शत्रु पर दया करना, राज्य लौटा दिया। तो ये कहा जाता दक्षिण भारत के 12 राज्य इसने जीते और ये वापस कर दिए, तो उसको अनुग्रह नीति कहा जाता है। तो राजाओं के राज्य लौटाकर शत्रु पर दया दिखाना अनुग्रह नीति के अंतर्गत आता है। इसके बाद समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सोने के सिक्के चलाए। अगर हम सिक्कों की बात करें तो सबसे ज्यादा सिक्के गुप्त काल में चलाए गए सोने के। अगर गुप्त काल के राजाओं में सबसे ज्यादा अगर सिक्कों में मिलावट, यानी इसके समय सबसे ज्यादा सिक्के खराब चले, वो स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त के समय सबसे ज्यादा मिलावटी सिक्के चले। तो इसने 6 प्रकार के सोने के सिक्के चलाए। नंबर 1 गरुड़, धनुर्धारी प्रकार, परशु, अश्वमेध, व्याघ्रहनन और वीणा वादन। ये वीणा वादन सोने का सिक्का था, इसी वजह से इसको कविराज की उपाधि मिली है। तो ये 6 प्रकार के समुद्रगुप्त ने ये मुद्राएं चलाई। तो समुद्रगुप्त ने गुप्त काल में 24 राजाओं को हराया, 12 उत्तर 12 दक्षिण के। तो ये समुद्रगुप्त की नीतियां थी, मुद्राएं थी। अब हम बात करते हैं इसके जो दूसरा टॉपिक है चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बारे में बात करते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना राज्य कैसे संभाला। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने राज्य संभाला। रामगुप्त जब राजा बना तो रामगुप्त शकों के सामने हारा और उसने अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकों को सौंपना स्वीकार कर लिया। तब जाके चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराया और ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह ध्रुव स्वामिनी से हुआ और कुबेर नागा, ये नाग वंश की कन्या थी कुबेर नागा, इससे विवाह हुआ। ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था प्रभावती देवी। इस प्रभावती देवी का विवाह उसने वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से किया। तो जब प्रभावती द्वितीय का विवाह वाकाटक वंश के शासक से हुआ तो वाकाटक वंश के लोग भी उसके रिश्तेदार हो गए। तो जब रिश्तेदार हो गए तो उसके साम्राज्य विस्तार को और मदद मिली। इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। हालांकि गुप्त काल को वैसे संस्कृति और कला का स्वर्ण युग कहते हैं, लेकिन गुप्त काल में ही किस राजा के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? वो गुप्त काल के राजा है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बाद बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि कौन कौन सी है। तो एक तो उपाधि विक्रमादित्य के नाम से फेमस है। न्याय प्रिय जो ये रहे, ये जो न्याय करते थे उस न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध रहे, न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध रहे। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के सामने अगर कोई अपराधी आता था तो वैसे ही वो कांप जाता था। उसको पता था कि चंद्रगुप्त द्वितीय मुझे किसी न किसी तरीके से पहचान लेंगे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। गुप्त काल में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले स्कंदगुप्त भी थे। स्कंदगुप्त
तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य षष्ठ की उपाधि धारण की। अब कितने? विक्रमादित्य 6। वैसे अब तक 14 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। कितने लोगों ने? 14 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। उसमें 6 नंबर पे थे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो उपाधि एक तो विक्रमादित्य हो गई, दूसरी शकों को हराने के कारण इनको सकारी कहा जाने लगा। सकारी क्यों कहा जाने लगा? शकों को हराने के लिए। अगली उपाधि इनकी परम भागवत, क्योंकि ये तो पूरा गुप्त काल ही भगवान विष्णु का भक्त रहा है, ठीक है, बस राजा, तो इसलिए परम भागवत की उपाधि धारण की। अप्रतिरथ, अप्रतिरथ उपाधि का मतलब है कि जिसके रथ को कोई रोक न पाए, जिसके रथ को कोई रोक न पाए, तो वो उपाधि है अप्रतिरथ। कौन सी उपाधि है? अप्रतिरथ। ये उपाधि गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त ने धारण की थी, अप्रतिरथ। तो ये इसकी उपाधियां हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 राजधानियां अपनी बनाई। एक जो गुप्त काल की राजधानी पाटलिपुत्र चल रही थी परंपरागत, तो एक तो पाटलिपुत्र राजधानी थी और दूसरी राजधानी उसकी उज्जैन थी। कौन थी? उज्जैन। आपने विक्रमादित्य और बेताल भट्ट की कहानियां तो सुनी होंगी ज्यादातर। बेताल 25वीं किताब है, 32वीं। तो अब देखो, सचिव, इनके जो चंद्रगुप्त द्वितीय के कुछ अधिकारियों के नाम मिले हैं। सचिव वीरसेन थे, सेनापति आम्र कारदव थे, और इनके यहाँ जो राजकवि थे वो राजकवि थे साब। कौन थे? साब। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही चीनी यात्री आया था, फायान। कौन आया था? फायान। तो उसके बारे में हम चर्चा अभी बाद में करेंगे। इनके यहाँ नवरत्न थे, 9 रत्न थे, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अब हम आगे चर्चा करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम आपको समझा रहे थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमने आपको समझाया, उसके विवाह वगैरह के बारे में, ठीक। अब इसके बाद हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का जिसके लिए प्रसिद्ध है वो है नवरत्नों के लिए। तो नवरत्न किसने किसने रखे? अगर इतिहास की बात करें तो नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय ने रखे, अकबर ने नवरत्न रखे, और अशोक ने भी नवरत्न रखे थे, लेकिन उनका ऐसा कोई स्पष्ट वर्णन नहीं मिल पाया जिससे उनके नाम मतलब पता चल पाए। लेकिन ये साक्ष्य मिलते हैं कि अशोक के भी नवरत्न थे। लेकिन जब अशोक के साक्ष्यों के बारे में नहीं पता चल पाया कि मतलब कौन कौन से नवरत्न थे, तो इन 2 के बारे में तो स्पष्ट ही है कि नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे और अकबर के दरबार में थे। शिवाजी ने अष्टप्रधान एक कैबिनेट बनाई थी, अष्टप्रधान 8 का बनाया था, और 8 दिग्गज ही कृष्ण देव राय के दरबार में भी थे, अष्ट दिग्गज जिन्हें कहा जाता था। तो इस तरीके से ये कुछ इतिहास का मतलब राजाओं के नाम हमने बताए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन नवरत्न थे, तो आइए चर्चा करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न थे उज्जैन दरबार में रहते थे। उज्जैन दरबार में चंद्रगुप्त प्रथम को पाटलिपुत्र दहेज में मिली थी। क्या से मिली थी? दहेज में। और उस पाटलिपुत्र से उज्जैन राजधानी बनाई थी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। तो नवरत्न जो थे वो उज्जैन दरबार में रहते थे। उसके लिए हमने आपके लिए एक ट्रिक भी बनाई है। अगर आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न याद रखने हो तो उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। अबे काली धन के लिए शंकु की बारात घाट से छपाक से बेरुचि लौटा दी। दोबारा याद करें कि अबे काली धन के लिए शंकु की बारात घाट से छपाक से बेरुचि लौटा दी। तो ये उम्मीद है इसमें 9 नाम छिपे हुए हैं, ध्यान दें। अबे काली धन के लिए शंकु की बारात घाट से छपाक से बेरुचि लौटा दी। ये इसमें नवरत्न छिपे हुए नवरत्नों के नाम है।
तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 नवरत्न है। अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का नवरत्न नहीं था। जब नहीं वाला प्रश्न आ जाता है ना, तो हमें टोटल याद होना चाहिए। तो देखें एक बार फिर से ट्रिक याद कर लें। अबे काली धन के लिए शंकु की बारात घाट से छपाक से बेरुचि लौटा दी। अब देखते हैं अकाम असे अमर सिंह, और अमर सिंह कौन थे, क्या विभाग था? तो अमर सिंह कोषाध्यक्ष थे। अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कोषाध्यक्ष थे। बे से बेताल भट्ट, बेताल भट्ट जादूगर थे, कहानियां सुनी होंगी आपने। बेताल भट्ट जादूगर थे। कालिदास साहित्यकार थे, हमने पहले चर्चा कर चुके इससे पहले वीडियो में। धनवंतरी डॉक्टर थे, चिकित्सक थे। शंकु ये वास्तुकार थे, डिजाइनर थे, मकान वगैरह की डिजाइन तैयार करते थे शंकु। वराहमेर खगोल शास्त्री थे। घटकरपर ये कूटनीतिज्ञ थे, इनको हम राजनीतिज्ञ भी कह सकते हैं। छपड़क ये ज्योतिषी थे। और वररुचि व्याकरणाचार्य थे, जो ग्रामर के बारे में जानते थे। तो ग्रामर के बारे में तो ये नवरत्न है, और कौन उस दरबार में क्या था ये भी हमने आपको इसमें समझा दिया। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक विद्वान आया फायान, और एक हर्षवर्धन के समय विद्वान आया वैनसांग। तो फायान और वैनसांग दोनों ही चीनी यात्री थे। तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया, तो इससे अक्सर प्रश्न यही बनता है कि फायान किसके दरबार में भारत आया। तो फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ये चीनी यात्री था। ये 399 से 415 ईस्वी तक दरबार में रहा, करीब लगभग 16 साल दरबार में रहा। कई किताबें 414 देती हैं, 15 साल का भी देती हैं, लेकिन ये 16 साल तक दरबार में चंद्रगुप्त दरबार में रहा। अब इसने अपनी पुस्तकों में जो वर्णन किया है भारत का, वो किस प्रकार का, क्योंकि उस समय उज्जैन में गुप्त वंश के शासक जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो राज्य करते थे। तो उसमें गुप्त काल पूरे ही गुप्त काल में ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है। तो इसमें उन्होंने कहा भी है, फायान ने कहा भी है कि जो मध्य देश है वो ब्राह्मणों का देश है, और यहाँ चोरी नहीं होती। उन्होंने कहा, उसने कहा कि यहाँ चोरी नहीं होती, और अगर चोरी हो भी जाए तो अगर कोई ब्राह्मण चोरी करता है और एक शूद्र या चांडाल भी चोरी करता है, तो उन दोनों में चोरी की सजा ब्राह्मण को ज्यादा मिलेगी, चांडाल को उतनी सजा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर किसी और प्रकार का अपराध करता है, किसी की हत्या करता है या कोई और प्रकार का अपराध करता है जिसमें मृत्यु दंड होता है, तो ब्राह्मण को किसी भी कीमत पर मौत की सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन चांडाल को मौत की सजा दी जाएगी। तो फायान के अनुसार ब्राह्मणों को मौत की सजा से दूर रखा गया था, लेकिन चोरी के आरोप में उन्हें सजा ज्यादा दी जाती थी। इन्होंने जब वर्ण व्यवस्था का भी वर्णन किया है, तो शूद्रों चंडालों की स्थिति ज्यादा खराब थी। ब्राह्मण मांस, मदरा, प्याज इसका सेवन नहीं करते थे, जबकि चांडाल, जिन्हें मलिच्छ भी कहा जाता है, वो इसका करते थे। तो मलिच्छ प्याज, जो प्याज, लहसुन और मांस, मदरा पीते खाते थे, उनको मलिच्छ कहा जाता था। कहा जाता है कि जब मलिच्छ या चांडाल इनमें से गांव में प्रवेश करते थे, तो उनकी गर्दन में एक ढोल लटका होता था, और उसको वो बजाते आते थे, जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि चांडाल मलिच्छ आ रहे हैं, तो लोग अपने घरों में कैद हो जाते थे। और ऐसा मानना था कि अगर उनको देख लेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो लोग छिप जाते थे, और चांडाल मतलब मलिच्छ जो उस गली से निकल जाते थे। इतनी ज्यादा हालत उस समय खराब थी इंसानियत के नाते, इंसानियत के तौर पर, कि उस समय लोगों के पीछे इस तरीके से पत्तियां बांधी जाती थी पौधों की, कि वो जैसे जैसे निकलते थे वो साथ साथ साफ होता जाता था। यह उस समय की विडंबना थी कि उस समय का समाज ऐसा था। ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व था, ब्राह्मण समाज का वर्चस्व था उस समय। तो यह ब्राह्मणों का देश फायान ने बताया है। यहाँ क्रय विक्रय के लिए कौड़ी का प्रयोग होता था,
खेत क्रय विक्रय किसका प्रयोग होता था? कौड़ी का प्रयोग होता था। तो यह फाहियान ने वर्णन किया है अपनी पुस्तकों में। ठीक, अब फाहियान का जो वास्तविक नाम मिलता है वो कुंड मिलता है। क्या मिलता है? कुंड मिलता है। फाहियान भारत में स्थल मार्ग से आया था, लेकिन ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होते हुए पश्चिम बंगाल, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होते हुए श्रीलंका गया और श्रीलंका से फिर वापस अपने देश लौट गया फाहियान। अब कुछ नोट हम देखते हैं इसी गुप्त काल के बारे में। अयोध्या की जो अयोध्या राजधानी बनाई वो स्कंदगुप्त ने बनाई। तो कौन से शासक ने अयोध्या को राजधानी बनाया? वो स्कंदगुप्त ने बनाया। शरदकालीन सूर्य, ये शरदकालीन सूर्य की तरह शांत कुमारगुप्त को कहा गया है और कुमारगुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय बनवाने का श्रेय दिया जाता है। सर्वाधिक मिलावटी सिक्के स्कंदगुप्त को के समय बने हैं। बलादित्य जो उपाधि है वो भानुगुप्त की उपाधि है। किसकी उपाधि है? भानुगुप्त की बलादित्य उपाधि है। तो जो ये था गुप्त काल के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं हूण आक्रमणकारियों के बारे में। तो पहला हूण आक्रमण गुप्त काल में स्कंदगुप्त के समय हुआ और स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। इसके बाद अगर हम देखें तो पहला हूण आक्रमणकारी था खुसनवाज और दूसरा हूण आक्रमणकारी था तोरमाण और इसका ही पुत्र था मेहरकुल। इस मेहरकुल को मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। तो मूर्ति भंजक के नाम से मेहरकुल को जाना जाता है और भारत में हूणों की अगर सत्ता किसी ने स्थापित की तो वो मेहरकुल ने सत्ता स्थापित की। तो उम्मीद करते हैं यूपी SSC पेट के लिए जो चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त का टॉपिक था वो आपके समझ में आया होगा। ये आपके समझ में आया होगा। इसी में गुप्तकालीन कुछ गुफाओं के बारे में आता है कि एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं। तो थोड़ी सी चर्चा हम उसके बारे में भी करेंगे, लेकिन उसको हम डिटेल में आर्ट एंड कल्चर में ROR में ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले देखिए फिर भी इसमें थोड़े बहुत चर्चा हम करेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम चर्चा करते हैं कुछ जो गुफाएं गुप्त काल में थी, प्रमुख गुफाएं, तो उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो गुप्त काल की गुफाएं, वैसे तो काफ़ी गुफाएं मिली हैं। बाघ की गुफाएं मिली हैं, बाघ की गुफाएं, महामंडलेश्वर की गुफाएं हैं। ठीक है, लेकिन उन सब की जिक्र अभी नहीं करेंगे हम। अभी जो प्रमुख गुफाएं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहली गुफाएं अजंता की गुफाएं बनी हैं और एलोरा की गुफाएं बनी हैं। और आप इसको जानते हो अच्छे से कि अजंता की गुफाओं के बारे में तो बचपन से व्यक्ति पढ़ता है। तो अजंता की गुफाओं में वर्णन किसका है? तो अजंता की गुफाओं में भगवान बुद्ध की जातक कथाओं का वर्णन है। और जातक कथाओं का मतलब है पूर्व जन्म की कहानियां। जातक कथाओं का मतलब है पूर्व जन्म की कथाएं। तो पूर्व जन्म, भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन का चित्रण अजंता गुफाओं में। इनका निर्माण 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी तक विभिन्न राजाओं के द्वारा करवाया गया। अजंता गुफा का निर्माण प्रमुख रूप से वाकाटक वंश के राजाओं ने कराया, जिसमें राजा हरिसेन प्रमुख माने जाते हैं। राजा हरिसेन प्रमुख माने जाते हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद में बाघोरा नदी के किनारे बनी है। इन अजंता गुफाओं की संख्या 29 है। इन 29 संख्याओं में 5 हीनयान संप्रदाय की गुफाएं, मतलब जो बौद्ध धर्म है वो 2 संप्रदायों में बटा था, आप जानते हो, हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय। तो जो 29 गुफाएं हैं उनमें से 5 हीनयान संप्रदाय की हैं और 24 महायान संप्रदाय की हैं। तो हीनयान और महायान संप्रदाय की ये 5 और 24 संख्याओं में बटी हुई है। 29 गुफाओं में अगर पूजा स्थल, चैत्य गुफा को कहते पूजा स्थल, जहाँ बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे, और 25 गुफाएं जो वो रहते थे। तो 29 में से 4 पूजा स्थल थे उनके और 25 में बौद्ध भिक्षु रहते थे। अब इनमें से कुछ गुफाएं, जैसे गुफा संख्या 26, यह गुफा संख्या 26 इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें बुद्ध का महापरिनिर्वाण दिखाया गया।
महापरिनिर्वाण का मतलब है बुद्ध को समाधि में लीन दिखाया। ठीक, तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण दिखाया गया। गुफा संख्या 19 में नाग राजा और उसकी लेटी हुई पत्नी का वर्णन मिलता है। तो नाग राजा और उसकी पत्नी का वर्णन मिलता है गुफा संख्या 19 में। अजंता गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध गुफा संख्या 16 है। गुफा संख्या 16 और 17 का जो खोज वो कनिंघम ने की। किसने की? कनिंघम ने की। 16-17 गुफा की। अब ये गुफाओं को अजंता की गुफाओं में बने कैसे? तो ये जो दीवारें, पत्थर की दीवारें काट काट कर वो बनाते थे, फिर उसमें गोबर का लेप करते थे, उसमें लाल रंग के फूल पत्ती उनसे कलर करके चूना प्लास्टर से उसको पहले करते थे, फिर उस पर लाल रंग की चित्रकारी करते थे, चित्र बनाते थे। तो अजंता की गुफाओं में, जिसको फ्रेस्को विधि कहा जाता है, तो अजंता की गुफाओं में नीले रंग का अभाव मिलता है। यानी अजंता की गुफाओं की चित्रकारी में नीला रंग कहीं नहीं है, लाल रंग की चित्रकारी की गई है उसमें। ठीक है, गोबर का लेप है, चूना प्लास्टर का लेप है, और उसके बाद उसकी चित्रकारी की गई है। तो ये ऐसे अजंता गुफाओं के बारे में वर्णन है। अब हम बात करते हैं एलोरा गुफाएं। तो एलोरा गुफाएं अजंता से ही 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत को काटकर बनाई गई हैं। इनका निर्माण 5वीं सदी से 11वीं सदी के बीच हुआ है। यानी काफी लंबे समय तक जो भी राजा आया उसने अगर इंटरेस्ट दिखाया तो उसने गुफा बनवाई। तो इस प्रकार से 5वीं सदी से 11वीं सदी तक इनका निर्माण रहा है। ये भी महाराष्ट्र में एलोरा गुफाएं। एलोरा गुफाओं में 32 गुफाएं मिली हैं, जिनमें गुफा संख्या 1 से 12 बौद्ध धर्म से संबंधित है, गुफा संख्या 13 से 29 हिंदू धर्म से संबंधित है, और गुफा संख्या 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित है। तो ये 30 से 34 ही है, 30 से 32 नहीं, ध्यान रखना। गुफा संख्या 14, गुफा संख्या 14, इसमें रावण की खाई जो पात्र है उसके ऊपर चित्रकारी हुई है। रावण की खाई पर, रावण की खाई कथानक पर चित्रकारी हुई है। गुफा संख्या 15 में दशावतार मंदिर का चित्र बनाया गया है, और गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर बना है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैलाश मंदिर किसने बनवाया? तो कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया, और ये गुफा संख्या 16 में एलोरा गुफा में। तो ये उम्मीद है ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक, तो अब आप इसको नोट कर लें। अगली जो हमारी जीएस की सीरीज होगी उसमें आपको पॉलिटी के टॉपिक पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी के भी टॉपिक पढ़ाएंगे, और हिस्ट्री तो आपकी चली रही है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और प्ले लिस्ट को एक बार जरूर देखें। उसमें आप अपने जो भी वीडियो है वो सभी वीडियो आप देखें। ठीक, तो तब तक आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक।